सो गाइस इस वीक वारी एनर्जीज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स देने वाला है। तो प्री एनालिसिस यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इस समय वारी एनर्जीज जिस प्राइस पर काम कर रहा है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अभी आप इस वीडियो में इस रेंज को भी देखोगे, चार्ट को भी यहाँ पे सही तरीके से समझेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उन सबको भी यहाँ पर देखेंगे। पहले इस वाली खबर पर आओ। ये अपडेट मैंने आप लोगों के साथ फ्राइडे को डिस्कस करी थी 24 अप्रैल, जब लास्ट ये अपडेट पब्लिश करी गई थी। यूएस ने एंटी डंपिंग पॉलिसीज के अगेंस्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी 24 अप्रैल को 123% की इंडिया के ऊपर। अब इस अपडेट को मैंने पूरी तरह से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा चेंज है जो मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया और ये मैंने आपके साथ ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, तो मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉमर्स डिपार्टमेंट यूएस का जो है वुड अनाउंस अ फाइनल डिसीजन ऑन जुलाई 13। जुलाई 13 तारीख को कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है फाइनल डिसीजन देगा 123% के इंपोर्ट ड्यूटी पे, और ये रहेगा किस किस के लिए? फॉर सोलर सेल्स के लिए। और कौन कौन सी कंट्रीज के लिए? इंडिया और इंडोनेशिया के लिए। यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया के ऊपर कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा उसको 13 जुलाई की फाइनल डेट यहां पर है, उस दिन डिसीजन दिया जाएगा। और लाओस के लिए सितंबर 9 की डेट रखी गई है। तो बस डेट ही थी जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस नहीं करी थी। आई होप कि ये पॉइंट अब आपको यहां पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, होल्डिंग पैटर्न पहले देखते हैं, फिर आएंगे कंपनी की पॉसिबिलिटीज पर कि क्या रिजल्ट्स कंपनी इस हफ्ते दे सकती है। 64.19% मार्च 2026 का डाटा है प्रमोटर की होल्डिंग में, जो कि थोड़ी सी सेलिंग पर आई है 0.03% की। वेराज एफआईज की होल्डिंग 6.91% से 7.06% की हुई है, यानी कि एफआईज ने खरीदारी करी है। और डीआईएस 2.86% से 4.32। तो डीएस की होल्डिंग में काफी बड़ा चेंज है। वेरास पब्लिक माल बेचती देखने को मिली। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि अच्छी कंपनीज में ना पब्लिक ऊपर के लेवल पर खरीदती है, पर गिरते ही बेचना लग जाती है, और वहीं पर ही आपको एफआईज और डीआईएस खरीदने देखने को मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसका मेजर रीजन है इम्पेशेंट और लैक ऑफ एनालिसिस। आई बिलीव कि एनालिसिस अगर आप जितना अच्छा करो, फिर चाहे आपकी खरीदारी अगर ऊपर के लेवल पर भी हो जाती है ना और वहां से अगर आपको गिरावट मिल रही है, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को बना करके उसको वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्लीज एनालिसिस अच्छा करा करो, अदरवाइज एफआईज और डीआईएस आपका माल इसी तरह से खरीदेंगे ऊपर के लेवल पर बेच बिकवा करके आपको, और गिरावट में आपको बिकवा करके, और फिर खुद ही नीचे लोअर लेवल्स पर खरीदते हैं, जिसको आप लोग ऑपरेटर का नाम देते हो। ऑल्दो ऑपरेटर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये मार्केट में सब अपना अपना पैसा लगाते हैं, जिसका बन गया वो बढ़िया, जिसका नहीं बना वो ऑपरेटर गेम चिल्लाता रहता है। ठीक है, तो बेटर ये प्रॉपर एनालिसिस करो, क्योंकि पब्लिक अगर इस तरह से काम करती है ना, दैट मींस कि ये बहुत गलत चीज है। तो आई बिलीव कि ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पे फंसते भी हो ना, तो एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि पब्लिक ने सेलिंग करी है देखो यहाँ पे। और ये मार्च का डाटा है, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में। और अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर चार्ट को देखोगे ना, अभी चार्ट पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च, यहां पर देखो मतलब कितना ज्यादा डंप हो गया था। इतने बड़े लेवल से अगर कोई स्टॉक इतना ज्यादा डंप हो रहा है, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च कहां पे रहा आपका? लगभग यहां पर इस टॉप पे। तो इस रेंज के अंदर अंदर आपके पब्लिक ने जो है सेलिंग करी, और इस रेंज के अंदर आपके एफआईज ने कहीं ना कहीं खरीदारी करी। तो कितना प्रॉफिट यहां पर जा रहा है, आप इस चीज को नोट करो एक बार, कितना प्रॉफिट जा रहा है। जहां पब्लिक बेच रही है वहां पर एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो कितने लोअर लेवल्स पर प्रॉफिट एफआईज और डीआईएस कितना लेकर के जा रहे हैं। तो यही चीज यहां पर नोट करने वाली होती है कि किस टाइम पीरियड में। अब आप कहोगे एफआईज और डीआईएस ने खरीदारी करी, ओहो अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा, और एट द एंड फिर पब्लिक को क्या मिलता है? क्योंकि नीचे, क्योंकि वो खरीदारी हो चुकी है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में, वो खरीदारी हो चुकी है, उसका जो है चार्ट भी बड़ा ऊपर हो चुका है। तो कई बार पब्लिक ये करती है कि अब भैया होल्डिंग पैटर्न आया, अच्छा मार्च में खरीदारी करी, मतलब हमें भी खरीदना चाहिए, तो भैया खरीदेंगे, और फिर वापस से गिर जाता है, वही पब्लिक दिक्कत करती है अपने लिए। तो बेटर ये है कि आप चार्ट्स पर ये देखो कि आपके पुराने चार्ट्स आपको कहां पर नया बेस बना करके दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करो। बाकी मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पुराने बेसिस एंड देन ब्रेकआउट जो भी था वो सब हो चुका है। बट अभी हमारे पास जो सिचुएशन है वारी एनर्जीज के अंदर, वो आती है 3210 के प्राइस से लेकर के 3600 के रेंज के बीच में। ये दो लेवल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय वारी एनर्जीज के अंदर। और
अगर आप अभी की सिचुएशन देखोगे ना तो आप लोग को नजर आएगा कहीं ना कहीं एक मिड प्राइस वारी एनर्जीज के अंदर बना हुआ है 3320। ये प्राइस मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो यानी कि फ्राइडे के दिन भी डिस्कस किया था 3320 कि ये प्राइस आपका बन चुका है अब रिजेक्शन, क्योंकि पिछले सेशन के मिड में आपके वारी एनर्जीज ने बड़ी गिरावट दे दी थी, लगभग 3300 के नीचे आ गया था, 3220 के आसपास ट्रेड कर रहा था मिड सेशन में फ्राइडे के दिन के अंदर। तो वहां 3320 का एक मिड रिजेक्शन बन गया था बिफोर 3600। लेकिन आज अच्छी चीज ये है कि वारी एनर्जीज ने 3320 को ही अपना बेस मार्क किया, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो पुराने रिजेक्शन आपके बेसिस का काम करते हैं। तो अब अच्छी चीज ये है कि चार्ट पर 3320 अगर ये बेस का काम कर रहा है, दैट मींस कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है 3410 इस प्राइस के ऊपर वापस से आने की। रीजन क्या है मैं 3410 यहां पर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक गैप बन गया है प्रीवियस सेशन में। ये देखो, ये एक छोटा सा गैप यहां पर बन चुका है, कहीं ना कहीं इसी गैप को फिल करने के लिए वारी एनर्जीज ऊपर की तरफ पंप हुआ है। अब कमिंग सेशन में जरूरी है कि 3410 का ये पूरा गैप कंप्लीट हो जाए। अगर होता है तो ये चार्ट्स इस समय काफी बढ़िया है, क्योंकि एक डायगोनल के बेस पर इस समय वारी एनर्जीज काम कर रहा है ऑन चार्ट। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। ठीक है, रादर देन कि मैं ये भी खत्म कर सकता हूं कि भैया इतना गिर गया, इतना बढ़ गया, लो हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, आप अगर यहाँ पर कुछ देख रहे हो, आई बिलीव कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ सीखने को या कुछ सिखा कर ही आप लोगों को जाऊं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पैटर्न एक तरह से यहाँ पर बना हुआ है जिसमें 3210 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 3210 का इंपॉर्टेंट बेस है। एंड एज वेल आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है आपके वारी एनर्जीज के अंदर, और इस पैटर्न के ऊपर जितना रहेगा ना उतना हाई पोटेंशियल है यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट देने का। बट आई बिलीव कि जितना साइडवेज चले जाए, क्योंकि देखो एक ब्रीच यहाँ पर बना है पिछले दो कैंडल्स के अकॉर्डिंग, एक कहीं ना कहीं इस वेजेस पैटर्न के डायगोनल को ब्रीच साइडवेज निकालने की कोशिश मुझे लग रहा है कर सकता है कमिंग सेशंस के अंदर। बाकी देखते हैं क्या मार्केट की कंडीशन रहती है, यूएस ईरान क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस हफ्ते के लिए। आज रात का दिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 29 अप्रैल कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स दे रही है, तो फटाफट से अब आते हैं कंपनी का छोटा सा समझ लेते हैं क्या कंपनी मार्च में करती है। यह है मार्च 2024, 2936 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 2024-25 में आते हैं तो यहां पर मार्च 2025 में 4004 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। यानी कि एक चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि मार्च का क्वार्टर ना कंपनी दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़िया देती है, और दिसंबर 2025 में कंपनी ने 119% का ग्रोथ दिया है रेवेन्यू के अंदर, यानी कि डबल से ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू हो गया दिसंबर में। और अगर आप पिछले दो क्वार्टर यहां पर देख रहे हो, मार्च और जून, अभी भी ये दोनों ही क्वार्टर्स कंपनी के काफी वीक है। यानी अगर कंपनी डबल डिजिट्स में जाने की कोशिश कर रही है, अभी 7565 दिया, जो कि पिछले दिसंबर के कंपैरिजन में डबल जा रहा है, तो अगर कंपनी अब डबल हो रही है यहाँ पर रेवेन्यू में, तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 8000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू दे दे। मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी इस बार ये नंबर प्रोवाइड कर सकती है, 8000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी इस बार दे सकती है, जो कि 100% ग्रोथ कंपनी इस बार भी लेकर के आ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफी हाई लग रही है, स्पेशली कंपनी के ये बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए। एंड एज वेल कंपनी मार्च में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद दिसंबर, तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है कि कंपनी एक बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ इस बार भी दे, जिस तरह से दिसंबर में 119% का ग्रोथ कंपनी ने दिया था। अब आप कहोगे कि दिसंबर में कंपनी ने 119% का ग्रोथ दिया था, फिर भी स्टॉक में गिरावट थी। भाई गिरावट क्यों थी फिर? तो उसकी वजह थी आपके CERC के रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, जो कि पूरे इस सेक्टर को, सोलर, विंड एनर्जी, पूरे इस सेक्टर को कहीं ना कहीं नेगोशिएट बार बार कर रही थी। 1 अप्रैल से जैसे ही नए रूल्स आते हैं, आपको इन कंपनीज पर तेजी देखने को मिल चुकी है। ऑलरेडी 1 अप्रैल से मैं कह रहा हूँ CERC के रूल्स रेगुलेशन लागू हो चुके थे नए वाले। प्राइस बैंड है कुछ, सॉरी प्राइस बैंड नहीं कहेंगे, डेविएशन बैंड है, तो उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, जरूर जाकर के देख लेना उस चीज को। ठीक है, तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट्स में। मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स कंपनी का बहुत बढ़िया आ सकता है। बाकी देखते हैं जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था,
जिस पैटर्न के डायगोनल पर काम कर रहा था, तो स्टॉक भी उसी पैटर्न के साथ भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वेट कर रहा है अपने रिजल्ट्स का। ठीक है, 21% की डिलीवरी है, ऑल्दो बायर्स आपके पास अभी काफी कम आ चुके हैं, क्योंकि डिलीवरी जो लास्ट सेशन आपके पास में थी वो वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर सेलर्स अभी काफी ज्यादा है, बायर्स को अभी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आज के सेशन में 1,44,000 सेलर हैं एंड 95,000 इस समय बायर है। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेयरिश है 78.9 पर एंड 57 का आपका आरएसआई है। सो ये था आज के इनका वीडियो वारी एनर्जीज लिमिटेड से रिलेटेड। होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।